लाइट ऑफ कर दो बेटा पीछे। बस इसे बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसी क्लास चलता रहेगा। कैमरा मेंटेन करो ना, वो उधर से भाग गया। रिकॉर्ड भी हो रहा है। वाह, इसे तो बाद में जाएगा। रखिए ना कैमरा, छेड़छाड़ करना है। बताओ, पढ़ा है यहाँ पे ना, क्या कर रहे हो? अरे कैसे यार, मेरे तरफ आया। फॉरवर्ड कर दो बेटा कैमरा। नहीं वैसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, अभी रहने दो। ऐसे उसका टांग टूटा हुआ था भाई, ठीक कराया है कोई। टॉय बना के सबका पूरा टांग तोड़ दो कैमरा। जिंदा रह के भी क्या ही करते हैं? क्या जिंदा रह के भी क्या ही करते हैं? ये भी इसमें फोन तो कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। नहीं, रिजोल्यूशन अपलोडेड नहीं होगा। कितना का आता है बुक्सर वाले में? नहीं चेक किया बेटा मैंने, 400 समथिंग। नहीं 150 नहीं हो, उससे महंगा होगा। महंगा है। 40% का डिस्काउंट भी तो करता है। 40 कहाँ करता है मेरे भाई, कौन सा कर देता है भाई? हमको दिलवा दो भाई, हमको दिलवा दो, हमको दिलवा। सारी किताब फिर से भाई साहब 30 से तो ज्यादा ना करे। 30 में वो चश्मा खोल के नाचने लगेगा। मेरे को दिलवा दो यार, हम फिर नया ऑल इन वन ले लेंगे बेटा, पुराना वाला छोड़ दे। कर देंगे सर 30। तू भी थोड़ा कमा लेना। चलो अभी इंटरव्यू क्या करेगा, अभी रहने दो। एडमिट कर लो, एडमिट कर लो। बेचारा परेशान हो रहा होगा ना जो इंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। यही लड़का है। हम लड़के हैं जमीन के हमारे तरफ काम का डेफिनेशन लोग को परेशान नहीं। आई हमारा गेम बजा देगा, लोग कितना फोन करेगा यार। नहीं बेटा नहीं। इस टाइम तो भूख लग रहा है। मेरे को भी लग जाता है, सबको लग जाता है। पढ़ाई में मन भी नहीं लगता, और बीएससी जैसे सब्जेक्ट में तो और क्या कर सकते हैं भैया, तो पढ़ना ही पड़ेगा ना बेटा। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? अब तो खींचते 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 दिसंबर ले आए अब तुम लोग, अब कब पढ़ोगे? अरे बहुत सारा, मतलब मेरे साइंस वाले फ्रेंड्स हैं सब शाम को ही पेपर बता रहे हैं, मुझे सिलेबस कंप्लीट हो गया। साइंस का सिलेबस कहाँ से कंप्लीट हो गया होगा यार? वो लोग शुरू कर दिए साइंस, जैसे इंग्लिश वगैरह जो ये सब सब्जेक्ट है, हाँ उसका शाम को पेपर कौन ही बनाते हैं? फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस कभी कंप्लीट हुआ आज तक जो आज कंप्लीट होगा? मुजफ्फरपुर में तो नहीं होता कंप्लीट किसी टीचर का, इतना तो हमको भी आइडिया है। नहीं, लॉकडाउन में तो सब खुद से ही। हाँ वो तो जो टीचर जो टॉपिक पढ़ाए बस पढ़ लो। यही चला है पूरे लॉकडाउन। क्या वो लोग नहीं आएगा क्या? आती ना फोन करके, आप काटेंगे तो आप भी बैठ। क्या हुआ? अच्छा बैग वैग लेके गए क्या वो लोग? आप फोन करिए गुस्सा, मतलब बोलिए ये कोई तरीका बस तुरंत आ जाएगा। कोई बात नहीं, चलो अभी देखो कोई ऑनलाइन है क्या? 5 लोग हैं, कौन कौन है? केशु, अभिषेक, सुहानी, रोशनी और अदनान अहमद। मतलब तो 4 ही लोग हुआ ना। ठीक, चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। यही दिक्कत है ना यार, हम एक बार पढ़ाते हैं फिर उसके बाद फिर यही हुआ था पिछली बार भी, पढ़ाए फिर कोई नहीं आया, फिर उसके बाद फिर दोबारा अभी अटका हुआ मामला, क्या ही करें। सब बाहर जाने का प्लान बना था। अपने बाहर जा। नहीं हम सोच रहे थे यार, मेरा थोड़ा सा दिमाग घूम रहा है मेरा यार थोड़ा।
एक्चुअली पूरे साल कहीं गए ही नहीं है, कहीं निकले ही नहीं है पूरे साल। अभी अगर अभी नहीं निकले क्या दे रहा, 10 मिनट में कहाँ से घूम के आ रहे हो? 10 मिनट निकलना जरूरी रहता तुम लोग को। बैग वूग लेके गए थे? अच्छा, नहीं इन लोग लेके गए थे। अच्छा ठीक है। चलो और भी कोई आ रहा है क्या? आइए। क्या क्लास में आप तो 10 मिनट लेट हैं, कहाँ से आ रहे हैं? टाइम होता है। कौन सा कोचिंग था? अच्छा ठीक है, और भी कोई आने वाला है कि हम करें शुरुआत? ठीक है भाई, चलिए एडमिट जिनको करना हमको एडमिट कर दीजिए। जो लोग प्लानिंग चैप्टर नहीं, ठीक है, अगर बाय द वे प्लानिंग चैप्टर नहीं पढ़े हुए तो एक छोटा सा सिनॉप्सिस ले लीजिए। ठीक है, प्लानिंग में हम लोग कोई भी काम को एग्जीक्यूटिव लेवल पे एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। ठीक है, प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम लोग सिर्फ ब्लूप्रिंट्स तैयार करते हैं, सिर्फ डिजाइनिंग तैयार करते हैं, हम लोग सारी चीज़ों का प्लेसमेंट करते हैं। ठीक है, कि कौन सी चीज़ें कहाँ जाएंगी, कौन सी चीज़ें कहाँ जाएंगी, रिसोर्सेज कैसे गैदर करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट करने से पहले का आपको बाउंड्री दे रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास में सारा का सारा लेआउट होता है, सारा का सारा प्रिंट होता है, एक तरीके से यू कैन से टेक्सचुअल मैटर में या कंटेंट मैटर में या फ्लो चार्ट के मैटर में या डिफरेंट सेट ऑफ कलेक्शंस ऑफ स्केमेटिक डायग्राम्स, ये वो दिस दैट करके आपके पास में एक पूरा सेगमेंट सेट होता है। ठीक है, जिसमें आपने सारे पॉइंट्स को सेट किया होता है कि भाई हमें आगे आगे प्रोसेसेस को किस तरीके से कंटिन्यू करना है। ये प्लानिंग का हिस्सा होता है पूरा का पूरा। ठीक है, आप प्लानिंग में स्टैंडर्ड बनाते हैं, स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर कैसे किया जाएगा इसका तरीका बनाते हैं, एक्चुअल को कैसे मेजर किया जाएगा इसका तरीका बनाते हैं। ये सारी चीजें आप प्लानिंग के अंदर करके रखते हैं जो हमने प्लानिंग में पढ़ी थी। इनकेस अगर आपका छूटा हुआ है या आपने नहीं पढ़ी है या आपने पढ़ी है आप भूल गए हैं प्लानिंग का, ठीक है, तो बस बेसिकली इस चीज को ध्यान रखिए कि ऑर्गेनाइजिंग का जो चैप्टर है, ये ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर एग्जीक्यूशन का फर्स्ट लेवल है। एग्जीक्यूशन का फर्स्ट लेवल का मतलब होता है कि यहाँ से आपका प्रैक्टिकल मैनेजरियल पोस्ट जो होता है वो स्टार्ट होता है। प्रैक्टिकल मैनेजरियल एक्टिविटी यू कैन से इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का हिंदी मतलब होता है चीजों को व्यवस्थित करना। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर क्या यहाँ से एक्चुअल मैनेजरियल वर्क स्टार्ट हो जाता है? तो हाँ, यहाँ से एक्चुअल मैनेजरियल वर्क स्टार्ट हो जाता है। बहुत लंबा चैप्टर है, 3 पार्ट में तोड़ के चलना पड़ेगा इस चैप्टर को। पहला, प्लानिंग को एग्जीक्यूशन के फर्स्ट स्टेज पे लेके जाना इस ऑर्गेनाइजिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, कि हमने जो चीजें प्लान की हैं, जो फर्स्ट लेवल ऑफ प्लानिंग है, वो फर्स्ट लेवल ऑफ प्लानिंग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दिखने लगे, ये ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ऑर्गेनाइज किन चीजों को किया जाता है? तो जो भी मेन मटेरियल और रिसोर्सेज होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे बिजनेस में या नॉन बिजनेस यूनिट में कहीं भी, उनको हम ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम जो ऑब्जेक्टिव हमने डिटरमाइन किया है वो ऑब्जेक्टिव हम क्या कर पाए, अचीव कर पाए। ठीक है, डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें प्लानिंग करनी होती है, और उस प्लानिंग के अंदर जो मेन मटेरियल और रिसोर्सेज हमने प्लान किया होता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, उसको हम इकट्ठा करते हैं। ठीक है, इकट्ठा करते हैं, उसको प्रॉपर प्लेस देते हैं, प्रॉपर पोजीशन देते हैं, प्रॉपर डिटर्मिनेशन देते हैं, एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का बना के रेडी करते हैं जिसपे कि हम आगे काम करेंगे। ठीक है, ये आपका ऑर्गेनाइजिंग का बेसिक वर्क होता है। अब भाई, तो ऑर्गेनाइजिंग को अगर डिफाइन करने के लिए कोई बोलता है तो बोलता है द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर्स दैट efforts are directed towards the attainment of goals laid down in the planning in such a manner that resources are used optimally and people are able to work collectively and effectively for a common purpose। क्या मतलब हुआ? ये एक पैराग्राफ यहाँ पे जरूरी है, तो ये पैराग्राफ हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। बोलते हैं
मैनेजमेंट फंक्शन जो ऑर्गेनाइजिंग का होगा, जो सेकंड फंक्शन बेसिकली माना जाता है आपके सीरीज ऑफ स्टेप ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, बोलता है इसका काम ये इंश्योर करना है कि द एफर्ट्स आर डायरेक्टेड। एफर्ट्स मतलब कि जो प्रयास किए जा रहे हैं, तो प्रयास किसके द्वारा किए जाएंगे, ठीक है, प्रयास जो हमारे पास में ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो मटेरियल रिसोर्सेज है, ठीक है, वो सब मिल करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वर्क करेंगे किस चीज को अटेन करने के लिए, हमारा ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए। और ऑब्जेक्टिव्स कहाँ डिफाइन होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हमारे कब डिफाइन किए जाते हैं, हम ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं एट द स्टेज ऑफ प्लानिंग, एट द स्टेज ऑफ प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग के स्टेज पे हम जो ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो एफर्ट्स लगाने की जरूरत है, ऑर्गेनाइजिंग ये इंश्योर करता है कि वो एफर्ट्स प्रॉपर तरीके से लगाए जाएं और प्लानिंग के अंदर जो हमने ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया था, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए लगाए जाए। ऐसा ना कि हम लगा दें कोई भी, किसी भी तरीके से हम कोई भी काम कर दें और फिर पता चले कि उसका रिजल्ट हमारे ऑब्जेक्टिव से बाहर चला गया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कलेक्टिव एफर्ट्स होना चाहिए ताकि हम क्या कर पाए, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाए। यही बात लिखी हुई है कि बोलते हैं हम ऐसा अटेनमेंट ऑफ गोल्स हमारा जो कि ले डाउन किया है हमने प्लानिंग फंक्शन में, उसको पूरा करें, इस तरीके से पूरा करें कि रिसोर्सेज एंड पीपल आर ऑप्टिमली यूटिलाइज, कम से कम रिसोर्सेज यूटिलाइज हों हमारे, ठीक है, और वर्क हम कलेक्टिवली सब लोग साथ मिलकर काम करें एंड इफेक्टिवली फॉर अ कॉमन पर्पस। और ये कॉमन पर्पस क्या है, ये कॉमन पर्पस हमारा गोल है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो कि ऑलरेडी कहाँ डिफाइन किया जा चुका है, प्लानिंग के अंदर। मतलब ऑर्गेनाइजिंग अगर आपको लिखना है तो भैया ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आपको ये लिखना पड़ेगा कि वो प्लान्स और वो एक्शंस जो हमारे प्लानिंग को डिफाइन कर रहे हैं और प्लानिंग के अंदर डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में मदद कर रहे हैं, वही ऑर्गेनाइजिंग कहलाते हैं। हो गया, यहाँ तक बस ऑर्गेनाइजिंग का इतना सा बात है। आगे बोलते हैं, बोलते that is in the context of the effective management that the organization function earns due importance. It is a means for translating plans into action. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बस एक लाइन में इसको समझ लीजिए। बोलता है ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक तरीका है, मीन्स का मतलब होता है मेथड्स और रिसोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपने प्लान को किस चीज में तब्दील कर दीजिएगा, एक्शन में तब्दील कर दीजिएगा, ठीक है। आपने प्लानिंग की हुई है, अभी तक आपके पास में एक्शंस नहीं हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग वो प्रोसेस है जो प्लानिंग को एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में क्या करेगा, ले आएगा, ठीक है। आपने प्लान किया कि मुझे सेल्स बढ़ाना है, ये सिर्फ प्लान है आपका, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग, आप एक ऐसा सेल्स टेक्निक डेवलप कीजिए, ऐसा सेल्स वर्कफोर्स डेवलप कीजिए जो आपके सेल्स को इंक्रीज करा दे, ये क्या है, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग ये बात होती है। आगे और बढ़ते हैं, अब हम लोग ऑर्गेनाइजिंग के मीनिंग पे आते हैं, मीनिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है मैं आपको बस वही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। पूरा किताब पढ़ने का अपने को जरूरत भी नहीं है और अपने को अभी टाइम भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें करते चले जाएंगे और देखते जाएंगे कि क्या है। देखिए, ऊपर से इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो हम लोग करें, हम लोग यहाँ बात करेंगे। बोलता है ऑर्गेनाइजिंग एसेंशियली इम्प्लाइज अ प्रोसेस। बोलता है ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है विच कोऑर्डिनेट्स, जो जोड़ता है, किनको जोड़ता है। अगर आपके पास बुक है तो भाई आप अंडरलाइन करते चलिए, बैठिए मत, ठीक है। बुक है तो आप वो पैराग्राफ अंडरलाइन करते चलिए जो आपको लगेगा कि बाद में अगर कभी रिपीट करके आपको पढ़ना पड़े, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग एसेंशियली एम्प्लॉइज अ प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट्स ह्यूमन एफर्ट्स, जो लोगों के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट, एक साथ इकट्ठा करेगा, असेंबल्स रिसोर्सेज, हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उसको असेंबल का मतलब समझते हैं क्या होता है बेटा, एक साथ इकट्ठा करना, ठीक है। तो वो हमारी ह्यूमन एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करेगा, रिसोर्सेज को इकट्ठा करेगा एंड इंटीग्रेट्स बोथ, मतलब ह्यूमन एफर्ट्स और रिसोर्सेज को जोड़ेगा, ठीक है। किस चीज में जोड़ेगा, इनटू अ यूनिफाइड होल। यूनिफाइड होल का मतलब होता है कि इन चीजों को एक साथ इकट्ठा कर देना, मतलब किन चीजों को इकट्ठा करना, ह्यूमन एफर्ट्स को
ह्यूमन एफर्ट्स को क्या करना, हमारे रिसोर्सेज के साथ में इस तरीके से इकट्ठा करना कि हमारा जो ड्यू एक्टिविटी है वो एक्टिविटी क्या हो जाए, वो एक्टिविटी कंप्लीट हो। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कि हमें अपना ऑब्जेक्टिव पता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए कौन सा रिसोर्स चाहिए और कौन सा एलिजिबल पर्सन चाहिए ये भी अपने को पता है, ठीक है। इतनी बातें पता होते हुए भी हम इन रिसोर्सेज और इन पर्सन्स को एक साथ अटैच नहीं कर पाए, ठीक है। हमने सिर्फ प्रोसेस लिख के रख दिया अपने प्लानिंग के अंदर। ऑर्गेनाइजिंग क्या अचीव कराने की कोशिश कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग इन दोनों को जोड़ के एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, जिस स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करके बिजनेस आगे क्या कर सकता है, अपने आप अपने गोल्स को अचीव कर सकता है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर आप बोलेंगे कैसे बनेगा, मैंने बोला बेटा फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट को बेहतर करना है, ठीक है, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट को बेहतर करना है। हमारे पास में कंप्यूटर्स हैं, हमारे पास में सॉफ्टवेयर्स हैं, हमारे पास में टीम है, लेकिन ये सारी चीजें सेग्रीगेटेड है, इधर उधर बटी हुई है। ऑर्गेनाइजिंग क्या करेगा, ऑर्गेनाइजिंग एक स्ट्रक्चर बनाएगा, स्ट्रक्चर के अंदर सिस्टम्स डालेगा, सिस्टम्स के अंदर सॉफ्टवेयर डालेगा और सॉफ्टवेयर पे लोगों को असाइन कर देगा, ठीक है, हो गया। मेन और मटेरियल एक दूसरे के साथ में क्या हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए और इसी को बोलेगा इट इज अ यूनिफाइड होल, ठीक है। अब ये यूनिफाइड होल किस चीज में मदद करने वाला है, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे उसमें इसका जो रोल होगा वो अपना रोल क्या करना शुरू कर देगा, निभाना शुरू कर देगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। मतलब जो चीजें स्कैटर्ड हैं, जो चीजें सेग्रीगेटेड हैं, छितराई हुई हैं, उन चीजों को संभालना और अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्लांट कर लेना, यही प्रोसेस आपका कहलाता है किस चीज का प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस, ठीक है। ऑर्गेनाइज का हिंदी पता है क्या होता है, ऑर्गेनाइज का हिंदी क्या होता है, व्यवस्थित, व्यवस्थित। ऑर्गेनाइजिंग का हिंदी क्या हो जाएगा, व्यवस्थित करना। ऑर्गेनाइजिंग क्या हो गया, ये एक वर्ब हो गया ना, ठीक है। तो आप चीजों को जब व्यवस्थित कर रहे हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, देन इट इज कंसिडर्ड एज ऑर्गेनाइजिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। कहीं कहीं पे इसको स्ट्रक्चरिंग भी बोलते हैं। ये स्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस है, जो चीजें आपके पास हैं लेकिन उन चीजों को एक प्रॉपर रूप देना है, एक प्रॉपर ढंग देना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, उसको हम लोग ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस बोलते हैं। ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स। बोलता है यहां से आपके प्लान पे काम शुरू हो जाता है। कैसे शुरू होता है, बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप्स, ठीक है। आप लोगों को उनका जॉब एलिमेंट क्लियरली बताना शुरू करते हैं, ठीक है। क्लैरिफाइंग जॉब्स कि भाई आपको करना क्या है, यू आर अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बट व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना क्या है। उनको चीजें बताएंगे नहीं, चीजें समझाएंगे नहीं, तो वो अकॉर्डिंग टू प्लान काम नहीं करेंगे, ठीक है। बोलता है दैट इनिशिएट्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप्स, ठीक है। और आपको वर्किंग रिलेशनशिप्स भी डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा व्यक्ति किस व्यक्ति के को ऑथराइज करेगा और कौन सा व्यक्ति किस व्यक्ति के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट बात है, आपको रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बिठानी पड़ती है कि हाँ भाई इन्होंने किससे ऑर्डर लेना है और किसको रिप्लाई करना है। दिस इज कॉल्ड वर्किंग रिलेशनशिप। वर्किंग रिलेशनशिप सबसे जरूरी है, कोई भी किसी को ऑर्डर नहीं दे सकता और कोई भी किसी से रिस्पॉन्स नहीं ले सकता, ठीक है। तो आपको प्रॉपर एक वर्किंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके देना होगा, लोगों को उनके जॉब्स क्लैरिफाई करने पड़ेंगे एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरिंग। यही पोजीशन क्या कहलाता है, यही प्रोसेस स्ट्रक्चरिंग कहलाता है, ठीक है। टॉप पे कोई है, उसके नीचे कोई 2 और लोग हैं, उसके नीचे कोई 3 और लोग हैं, कोई 5 और लोग हैं, दिस बिकम्स अ स्ट्रक्चर एंड बिकम्स अ वर्किंग रिलेशनशिप। यही क्या बन जाता है, एक वर्किंग रिलेशनशिप बनता है। ये कहाँ डिफाइन किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के अंदर, ठीक है। बोलता है आप वर्क्स क्लैरिफाई करके बताओ, वर्किंग रिलेशनशिप बताओ एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज
ठीक है। और साथ के साथ जो आपने वर्किंग रिलेशनशिप बनाई है उस पे लोगों को क्या देना शुरू करो, रिसोर्सेज देना शुरू करो, बिकॉज सिर्फ ह्यूमन से या सिर्फ पर्सन से आप सारे काम करा लो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप साथ में रिसोर्सेज डिप्लॉय करोगे फॉर अटेनमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स, ठीक है, फॉर अटेनमेंट, ताकि जो आपका डिजायर्ड रिजल्ट्स, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्रॉपरली क्या हो पाए, अटेन हो पाए, ठीक है, उनको गोल्स को आप क्या कर पाओ, अचीव कर पाओ, ठीक है। तो इतनी बातों में समझने लायक बात आपकी बस इतनी होनी चाहिए, 4 लाइन की बात समझने लायक होनी चाहिए कि भाई हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशन के पास में प्लान डेवलप्ड है। प्लान हमने कब डेवलप किया है, हमने प्लानिंग स्टेज में प्लान डेवलप कर लिया है। अब हम संरचना बना रहे हैं, स्ट्रक्चर। अंडर ऑर्गेनाइजिंग वी आर स्ट्रक्चरिंग अकॉर्डिंग टू दैट प्लान, ठीक है। एंड अंडर स्ट्रक्चरिंग व्हाट वी हैव टू डू, अंडर स्ट्रक्चरिंग वी बहुत सारा ठीक है। तो अगर हम लोग 2 लाइन में बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग क्या हो गया, हमारे पास में प्लान ऑलरेडी डेवलप्ड है, हम उस प्लान को संभाल के चलाने के लिए, वो प्लान एग्जीक्यूट हो जाए, एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक संरचना बना रहे हैं, ठीक है। और उस स्ट्रक्चर में हम 2 लोगों को प्लेस कर रहे हैं। पहला हम ह्यूमन रिसोर्सेज को प्लेस कर रहे हैं, दूसरा हम मटेरियल रिसोर्सेज को प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके से ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज को प्लेस कर रहे हैं ताकि जो हमारा डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है वो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा सही तरीके से क्या हो जाए, एक्सरसाइज हो जाए, कंप्लीट हो जाए, हमारा गोल्स अचीव हो जाए, ठीक है। इसके लिए जो हम एक प्रीसेट प्लान के प्रीसेट के हिसाब से, जो पहले से सेट प्लान है उसके हिसाब से जब स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? अरे आई नेक्स्ट, आपको कभी भी तो बीएस के लिए पेशेंस रखना ही पड़ेगा। आप आज रखें चाहे एग्जाम से 1 दिन पहले रखें, ठीक है, या नहीं तो फिर आप बोल दें कि हम खुद से पढ़ लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है भाई साहब। इसको क्या होता है, चलिए अब हम लोगों को पढ़ना है व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर से स्टेप्स निकल रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लिखने को आ जाता है कि स्टेप्स क्या है दोनों का, ठीक है। प्लानिंग प्रोसेस का भी स्टेप आ जाता है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का भी स्टेप आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या क्या स्टेप्स आते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला बोलता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क, कहाँ से आइडेंटिफाई करोगे और किसके बीच में डिवाइड करोगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये पता चले ना, सबसे बड़ा देखो सवाल क्या है ना मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट इतना सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है ना, ठीक है, जिसके कि 1000 आंसर हो सकते हैं, और यही वजह है कि आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट सबसे आसान है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिविटी में आदमी को क्या लगता है कि हम कुछ भी लिख के चले आएंगे वो ऑथेंटिक होगा, ठीक है। तो बोलता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, फ्रॉम वेयर यू विल आइडेंटिफाई व्हाट वर्क हैज टू बी डन। कहां से आइडेंटिफाई करके निकालोगे कि काम क्या करना है, प्लानिंग से निकालोगे, ठीक है। आपने जो प्लानिंग करके रखा हुआ है, प्रीसेट प्लान आपके पास में पड़ा हुआ है, दैट प्लान विल गिव यू द पॉइंट्स वेयर द वर्क हैज टू बी इंस्टॉल्ड अपॉन, जहां से आपको काम करना है,
ठीक है, उसी में से आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और भाई हर व्यक्ति का अलग अलग काम है, कोई एक व्यक्ति सारे काम को नहीं कर सकता, दैट्स व्हाई आपको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन भी करना पड़ेगा, बिकॉज यू वांट टू गेट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये मान के चलते हो कि हर व्यक्ति हर काम कर लेगा, फिर आपको ये सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है कि आपने किसी को भी प्री असाइन कर दिया काम कि लो तुम कर लो, आपका ऑब्जेक्टिव कभी भी अचीव नहीं होगा। आइडेंटिफिकेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड बिकॉज यू वांट टू गेट द स्पेशलाइजेशन बेनिफिट, और इसीलिए आप आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उसका क्या कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो। जो ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं कर पाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, वरना अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में कोई एक ऐसा काम डाल दिया जिसको उस काम को करने नहीं आता है, तो वेस्टेज होगा, वेस्ट होगा तो आपका बेकार का रिसोर्सेज भी बर्बाद होगा, टाइम भी बर्बाद होगा और पैसा भी बर्बाद होगा। ठीक है, इसीलिए सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या, तो बोलता है द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क दैट हैज टू बी डन इन अकॉर्डेंस विद प्रीवियसली डिटरमाइंड प्लान। बस ये लिखना बहुत जरूरी है, मतलब आपको बेसिस बताना पड़ेगा ना कि आप कहां से आइडेंटिफाई करोगे और कैसे डिवाइड करोगे अपने प्लान के हिसाब से। वर्क इज टू बी डिवाइडेड इनटू manageable activities so that duplication can be avoided and the burden of work can be shared among the employees। बात समझ में, बोलता है इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई और डिवाइड करना पड़ेगा कि वो मैनेजेबल हो पाए, वो काम इतने छोटे पैकेट्स में बट पाए कि आप उनको कोई एक व्यक्ति को असाइन कर पाओ और उस पर्सन को उस पार्टिकुलर वर्क के लिए आप रिस्पॉन्सिबल कर पाओ। ठीक है, जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल कि भाई एक अकाउंट्स मैनेजर है, मैंने उसको पूरे इंडिया की अकाउंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, क्या पॉसिबल है कि वो मैनेज कर पाएगा? कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा और एक रिसोर्स के ऊपर उतना ही वर्कलोड देना पड़ेगा जितना वर्कलोड वो सह सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? द वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज so that duplication can be avoided। एक तो भाई मैनेजेबल एक्टिविटीज होनी चाहिए, मैनेजेबल इतना हो कि वो व्यक्ति मैनेज कर पाए और डुप्लीकेशन ना हो। ठीक है, मतलब कि एक ही काम को बार बार करना पड़ रहा है, डुप्लीकेशन तब होगा जब एरर होता है। ठीक है, एरर लीड्स टू डुप्लीकेशन। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को भी आपको वो काम देना पड़ेगा जो व्यक्ति उस काम को कर सकने का कैपेबल क्या हो, कर सकने में कैपेबल हो। आगे बोलता है so that the duplication can be avoided and the burden of work can be shared among the employees। burden of work share होगा तो वर्क एक्टिविटी टाइम क्या हो जाएगा, एक्टिविटी टाइम। अगर आप एक काम को बहुत ज्यादा लोगों पर, एक काम को आपने एक व्यक्ति पे बहुत ज्यादा काम लाद दिया है तो आपका टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, फटीग क्या होगा, वो व्यक्ति जल्दी थकेगा। लेकिन अगर बर्डन आपने शिफ्ट किया है तो काम भी इफेक्टिव होगा और टाइम भी आपको क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, तो ये सबसे पहला हो गया कि आइडेंटिफाई कर लीजिए और वर्क को डिवाइड कर लीजिए लोगों के बीच में, क्योंकि इसी हिसाब से आप स्ट्रक्चर बनाने वाले। जब तक आप वर्क डिवाइड नहीं कर पाएंगे, जब तक आप ये नहीं कह पाएंगे कि भाई मेरे काम में 3 वर्कफोर्स होंगे कि 4 वर्कफोर्स होंगे, आप कैसे काम डिवाइड करेंगे? ठीक है, आपको जब काम का पता ही नहीं होगा, मान लो कि मुझे पता ही नहीं कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वर्क, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि मैं इन 3 लोगों को रखूं या मैं 4 लोगों को रखूं? ठीक है, तो पहले काम आइडेंटिफाई करो, फिर काम को डिवाइड करो। अगला प्रोसेस है डिपार्टमेंटेशन या डिपार्टमेंटलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तुम लोगों को अभी बहुत सारी चीजें, पूरा डिपार्टमेंटलाइजेशन का पूरा थ्योरी पढ़ना है। देखिए क्या बोलता है डिपार्टमेंटलाइजेशन ये क्या होता है, इस प्रोसेस को पहले हम लोग देखते हैं। बोलता है डिपार्टमेंट के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस है और वो बेसिस है कि वर्क क्या होना चाहिए, सिमिलर नेचर का होना चाहिए। ठीक है, अरे बाबू उठ के बैठ जाओ सबसे फर्स्ट बेंच पे, ठीक है, दिक्कत हो जाती है। बोलता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन जो आपके पास बुक नहीं है, बुक है तो फिर उसमें अंडरलाइन कीजिए ना, आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अंडरलाइन करके आप रख सकते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। देखिए डिपार्टमेंटलाइजेशन का क्या मतलब होता है, कॉमन एक्टिविटीज जो कि एक कॉमन बेसिस पे है उसको एक जगह इकट्ठा कर देना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे मैंने बोला कि फाइनेंस से रिलेटेड सारे काम एक जगह इकट्ठा कर दिए, यहीं पे बुक एंट्री भी होगी, यहीं पे बैलेंस शीट भी बनाया जाएगा, यहीं पे टैक्स का काम भी होगा, यहीं पे आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज का काम भी होगा, यहीं पे सैलरी का भी काम होगा, तो क्या हो गया डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन आपको किस चीज के आधार पे होता है, तो डिपार्टमेंटलाइजेशन आपको स्पेशलाइजेशन के आधार पे होता है।
एक तरह की स्पेशलाइज्ड चीजों को हम जब एक जगह रखते हैं तो हम बोलते हैं कि वी आर डूइंग अ प्रोसेस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस के लिए डिपार्टमेंटलाइजेशन बहुत जरूरी है, बिकॉज डिपार्टमेंटलाइजेशन आपके वर्क को एक प्लेस पे इकट्ठा करता है और उसके ऊपर वैसे रिसोर्सेज को एम्प्लॉय कराता है जो उस पार्टिकुलर काम को करने में क्या है, एफिशिएंट है। हाँ ठीक है, वो स्पेशलाइज्ड है, वो उन काम को कर सकते हैं। तो बोलते हैं वंस द वर्क हैज बीन डिवाइडेड। अब देखो आपके पास बंच ऑफ वर्क था, अब आप उस बंच ऑफ वर्क से आप छोटे छोटे कॉलम्स बना लिया आपने कि भाई ये काम मुझे कराना है। जैसे ही आपने वर्क को डिवाइड किया, अब आप कॉमन वर्क को सेग्रीगेट करके क्या कर लो, अब मान लो आपने बंचेस डिवाइड किए, यहां से आपने कॉमन वर्क निकाला और आपने एक क्या बना लिया, डिपार्टमेंट बना लिया। ठीक है, तो बोलता है कि जब आप काम को डिवाइड कर लोगे स्मॉल काम में, मैनेजेबल एक्टिविटीज में, देन दोज एक्टिविटीज व्हिच आर सिमिलर इन नेचर आर ग्रुप टुगेदर, सच सेट्स फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन। मतलब आपके पास 1000 काम था, ठीक है, उसमें से आपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना शुरू किया और छोटे छोटे टुकड़ों से अब आपको समझ में आने लगा कि अच्छा ये काम पैसे से रिलेटेड है, ये काम रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, ये काम मार्केटिंग से रिलेटेड है, ये काम ठीक है ये काम फैसिलिटीज से रिलेटेड है, ये काम ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है, ये काम सैलरीज एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। तो आपके जब छोटे छोटे काम का टुकड़ा बटने लगा तो आपको समझ में आने लगा कि अब भाई इसको ना अब हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप सेगमेंटेशन कर सकते हैं। सेगमेंटेशन करने का मतलब क्या होता है कि एक प्रॉपर बेसिस पे आप उन चीजों को एक जगह रख सकते हैं। मतलब जहां पैसे से रिलेटेड सारी चीजें हैं, आपने बोला कि भाई उसको हम एक डिपार्टमेंट में रख सकते हैं, वो डिपार्टमेंट कौन सा हो जाएगा, फाइनेंस का हो जाएगा। जहां रॉ मटेरियल से रिलेटेड सारी चीजें उसको एक जगह रख सकते हैं, वो कौन सा हो जाएगा, प्रोक्योरमेंट का हो जाएगा। जहां बनाने से रिलेटेड एक जगह रख सकते हैं, वो किस चीज का हो जाएगा, प्रोडक्शन का हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, आप ना स्पेशलाइजेशन कर रहे हो। इस ग्रुपिंग के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, एंड ग्रुपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप करोगे ना तो आपको क्या समझ में आएगा, आपको यह समझ में आएगा कि कितनी चीजें कॉमन हैं और किस पे हम कॉमन ह्यूमन रिसोर्सेज से क्या कर सकते हैं, उस काम को पूरा करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप फाइनेंस वाले लोगों को मटेरियल्स में लगा दोगे और मटेरियल्स वाले लोगों को क्वालिटी कंट्रोल में लगा दोगे तो आपका काम कभी भी प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, तो बोलता है इस ग्रुपिंग के प्रोसेस को डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं। डिपार्टमेंट्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग सेवरल क्राइटेरिया एज अ बेसिस। ऑब्वियस सी बात है, बोलता है डिपार्टमेंट बहुत सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे बनाया जा सकता है। डिपार्टमेंट फंक्शन के बेसिस पे बनाया जा सकता है, डिपार्टमेंट प्रोडक्ट्स के बेसिस पे बनाया जा सकता है, ठीक है, डिपार्टमेंट एरिया के बेसिस पे बनाया जा सकता है, डिपार्टमेंट यूजेज के बेसिस पे बनाया जा सकता है, बहुत सारे तरीके से डिपार्टमेंट बनाया जा सकता है। तो वही बोलता है एग्जांपल सब बेसिस, बोलता है कभी टेरिटरी के बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाया जा सकता है, प्रोडक्ट के बेसिस पे बनाया जा सकता है, एरिया के बेसिस पे बनाया जा सकता है। हाँ, डिपार्टमेंटेशन का काम क्या है, डिपार्टमेंटलाइजेशन का काम यही होता है कि आपके जॉब्स जो सिमिलर टाइप के हैं उनको एक जगह क्या कर देना, इकट्ठा कर देना। ठीक है, ताकि ये आसानी आपको हो जाए कि आप उस पे ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रॉपरली और सोच समझ के एम्प्लॉय करा पाओ कि इस डिपार्टमेंट में कौन जा सकता है, इस डिपार्टमेंट में कौन जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है जब आप डिपार्टमेंट बना लोगे तो अब आपको क्या करना है, अब आपको असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, मतलब लोगों को काम देना है। आप समझ रहे हो, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज मतलब लोगों को ये बताना है कि भैया आपको ये वाला काम करना है। अ पर्सन अ जॉब, अ पर्सन शुड बी सब्स्टिट्यूटेड टू अ जॉब, अ पर्सन शुड बी अटैच्ड टू अ जॉब। दिस इज द प्रोसेस ऑफ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। ठीक है, आपके पास बहुत सारे काम हैं, सेवरल वर्क। पीछे से तार हिला क्या, अच्छा उसको एक बार ऑफ करके ऑन करो, ऑफ कर दो, 2 मिनट रुक जाओ फिर ऑन करना। क्या रीस्टार्ट कर दे बेटा, बंद हो गया क्लब, 10 मिनट बाकी। कोई दिक्कत, अब ऑन करो तो सर। हो गया, उसमें ऑरेंज बल्ब जलने लगा। ठीक।
ब्लिंक नहीं कर रहा है ना, ठीक। देखते हैं। हेलो, हाँ वालेकुम सलाम, बोलिए ना भाई, फोन किए थे, क्या कह रहे हैं? हेलो, नहीं नहीं आवाज नहीं आ रही, चलो कि हम आपको करते हैं थोड़ी देर में, ठीक। क्या हुआ बाबू? मच्छर काट रहा है? अच्छा ठीक है, हम ऑल आउट करवा देते हैं। कौन? हम, हाँ मुझे एहसास नहीं हो रहा है, जूता पहना हुआ। अब देखो तो क्या है उसका स्टेटस, क्या है यार? ऑरेंज ब्लिंक कर रहा है, क्या हो गया यार? ये टॉपिक खत्म से बुक ही पढ़ा दीजिए, टॉपिक खत्म कर दे रहे बुक्स ही पढ़ा दें सर। हाँ इसके बाद नहीं पढ़ाना, नहीं टॉपिक खत्म करेंगे ना यार, स्टेप्स खत्म हो जाएगा, फिर इम्पोर्टेंस बचेगा। पढ़ा दे रहे बेटा, रुक जाओ ना एक मिनट, देख लेना कि क्या हो गया। अभी भी ब्लिंक ही कर रहा है क्या? बंद करो तो उसको एक बार फिर, लाइट जला दो फिर। मेरे पास नहीं है। अच्छा लैपटॉप में है ना? लैपटॉप से उतना बुक दे दो ना मेरे को, ठीक। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट आपका बोल रहे हैं, हाँ अच्छा मार्क करना है, ठीक। नेक्स्ट बोलता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। देखिए असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज बेसिकली क्या हो रहा है कि जब आपने वर्क को डिपार्टमेंटलाइज कर लिया तो आपको पता चल गया कि आपके पास में कितना काम है। अब आपने क्या करना है, अब इन कामों को आपको क्या करना है, लोगों को असाइन करना है। एक काम के ऊपर आपके पास में एक बंदा होना चाहिए जो उस वर्क को प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में क्या करे बेटा, कंप्लीट करे। तो फॉर दैट यू शुड हैव टू असाइन द ड्यूटीज टू द वर्कफोर्स अवेलेबल। जो वर्कफोर्स अवेलेबल है आपको वो ड्यूटी उसको क्या करनी पड़ेगी, असाइन करके देनी पड़ेगी। बोलते हैं इट इज नेसेसरी टू डिफाइन द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजीशंस एंड अकॉर्डिंगली एलोकेट वर्क टू वेरियस एम्प्लॉयज। बोलते हैं हर जॉब पोजीशन पे आपने ना एक जॉब पोजीशन बना रखा होता है, ठीक है, कि भाई मुझे ये पोजीशंस फिल करनी है, इन पे मेरे को काम चाहिए, ठीक है, और काम करने के लिए मुझे इन पोजीशंस पे लोग चाहिए। तो लोग को तो बुला के बिठा लोगे, उनके पास एक्सपर्टाइज भी है, उनके पास नॉलेज भी है, उनके पास एक्सपीरियंस भी है, लेकिन आप अपना काम जब तक उनको नहीं समझाओगे कि भाई मुझे क्या काम करना है, ठीक है, क्या काम करवाना है बेसिकली आपसे, तब तक वो काम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो आपको पहले काम को समझना पड़ेगा कि सामने वाले से करवाना क्या है, फिर आपको काम उनसे करवाने के लिए उनको बताना पड़ेगा कि आपको ये काम क्या करना है, करना है। क्लियर है? बात समझ में आती? आगे देखो, वंस द डिपार्टमेंट्स हैव बीन फॉर्म्ड, ईच ऑफ देम इज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल। हर डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंटल हेड होगा, ठीक है, जो ओवरऑल सारी एक्टिविटी के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। आगे बोलता है जॉब आर देन एलोकेटेड टू द मेंबर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज। अब एक डिपार्टमेंट में जितने ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे सबकी वेराइड कॉम्पिटेंसीज होती हैं, वेराइड स्किल्स होते हैं, वेराइड एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है। उनको उनके स्किल, एक्सपीरियंस और कंपेटेबिलिटी के हिसाब से एक मैनेजर को क्या करना पड़ता है, जॉब असाइन करना पड़ता है, ठीक है। और ये डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंटल मैनेजर होता है, जो हेड होता है, वो उसकी ड्यूटी होती है कि वो अपने डिपार्टमेंट में लोगों को जॉब असाइन करे। ये बात समझ में आती है? जैसे मान लो कि मैंने एक डिपार्टमेंट बनाया, मैंने उस डिपार्टमेंट का हेड बोल दिया कि चिराग उस डिपार्टमेंट का हेड है, भाई ये सारा वर्क है, आपको ये सारा वर्क कराना है, ठीक है। और ये वर्क डिफरेंट पैकेट्स में बटा हुआ है। पैकेट समझते हैं? पैकेट्स का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे जॉब एलिमेंट्स में बटा हुआ है। तो अब ये चिराग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि ही विल असाइन द पैकेट्स टू द डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। और वो कैसे करेगा, वो देख के करेगा कि किसका क्या एक्सपर्टाइज है, ठीक है। मुझे अपने पास क्या रखना है, मुझे एक्स पर्सन के पास में क्या देना है, मुझे वाई पर्सन के पास में क्या देना है, मुझे जेड पर्सन के पास में क्या देना है। बात समझ में आ रही? दिस इज कॉल्ड द असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। इसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज या असाइनमेंट ऑफ जॉब। बोलते इट इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली बात है कि प्रॉपर मैच जब तक नहीं होगा तब तक परफॉर्मेंस इफेक्टिव नहीं होगा। मान लो कोई एक बंदा है, ठीक है, उसको अकाउंटिंग एंट्रीज में प्रॉब्लम है, आपने उसको एंट्रीज पकड़ा दी, ठीक है, वो टैक्सेशन में बढ़िया था, एंट्रीज में वीक था। अगर आपको ये बात पता नहीं है और आपने उसको एंट्रीज पकड़ा दी और टैक्सेशन ऐसे बंदे को पकड़ा दी जो पीछे 10 साल से सिर्फ एंट्रीज कर रहा था, तो आपका वर्क एफिशिएंसी क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और नेक्स्ट बोलता है द वर्क मस्ट बी असाइंड टू दोज हु आर बेस्ट फिटेड टू परफॉर्म इट वेल। और ये भाई कैसे होगा, तो ये टेस्ट चेक से होगा। टेस्ट चेक का मतलब जब आप लोगों को अपॉइंट करोगे उस पोजीशन पे, तो आपको पहले से ये पता होना चाहिए कि वो पोजीशन वैसा ही व्यक्ति ग्रैब करे जिसके पास में उसकी स्किल और कॉम्पिटेंसी हो, ठीक है। और लास्ट पॉइंट बोलता है जो नेक्स्ट प्रोसेस है, स्ट्रक्चरिंग जहां खत्म होती है, वो है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना सुपरविजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आपने किसी को काम करके कह दिया कि आप काम करो, लेकिन ये पता ही नहीं उस व्यक्ति को कि मुझे रिपोर्ट किसको करना है काम करके, तो क्या वो व्यक्ति कभी भी सही तरीके से वर्क परफॉर्म कर पाएगा? पॉसिबल नहीं है सही तरीके से वर्क परफॉर्म करना। हेलो, हाँ आ रही बोलिए ना। अभी तो हम क्लास ले रहे हैं बॉस, इसके बाद भी क्लास है, अभी तो 6:30 तक है। देखते हैं, हम तो सुबह से ही क्लास ले रहे हैं बॉस, एकदम अब चकरा रहे हैं, 7 बजे से ही ले रहे हैं हम तो। अच्छा रुकिए ना, हम क्लास ले करके बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बोलता है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना, तो मियरली एलोकेटिंग वर्क इज नॉट एनफ। बोलते काम एलोकेट कर दिया, अगर आपने बेस्ट पर्सन को भी काम एलोकेट किया है लेकिन उसको ये नहीं पता है कि मुझे अपने काम का रिस्पॉन्स किसको देना है, ठीक है, तो फिर वो काम करके अपने पास रखता जाएगा, इकट्ठा करता जाएगा, आगे कोऑर्डिनेट अगर नहीं कर पाएगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो चैनलाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है वो सबको पता हो, हर पर्सन को पता हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि मुझे कहां से कमांड लेना है और कहां रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। अगर ये पता होगा तो काम भी प्रॉपर होगा और समय से होगा, ठीक है। आगे बोलता है ईच इंडिविजुअल शुड ऑल्सो नो हु ही हैज टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम, मतलब कहां से हम ऑर्डर लेंगे, एंड टू होम ही इज अकाउंटेबल, और कहां हम जवाबदेह होंगे। अकाउंटेबल का हिंदी होता है जवाबदेही, ठीक है, मतलब कि आप किसको जवाब देने वाले हैं कि क्या आपने काम किया या क्या आपने काम नहीं किया, ठीक है। ये चीज अगर पता होगी, अकाउंटेबिलिटी अगर पता है, ऑर्डर्स लेना तो पता हो जाता है कि चलो ठीक है मुझे यहां से ऑर्डर्स लेना है। अकाउंटेबिलिटी जब तक डिफाइन नहीं होगी तब तक वर्क जल्दी से परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। The establishment of such clear relationship helps to create a hierarchical structure and helps in coordination among its various department। बोलता है जब ये आप रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर बना देंगे तो इससे क्या होगा, इससे आप एक हिरार्कियल नेचर फॉर्म कर पाएंगे। जैसे कि क्या होता है बेटा, जब भी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनेगा ना, देखो यहाँ पे बस लास्ट ही कर रहे हैं, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनेगा ना तो एक हेड होगा और उसके नीचे फिर आपके सबऑर्डिनेट्स होंगे। हमेशा रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इसी तरीके से डिफाइन ही होगी, बिकॉज रिपोर्टिंग जब भी होगी तो अ पर्सन विल बी गिविंग द ऑर्डर एंड सम पर्सन विल बी टेकिंग द ऑर्डर, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है एक हिरार्कियल नेचर फॉर्म होगा और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप ही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को क्या करती है, बनाती है। आगे हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। वो पहला जो है हेनरी फेयर वाला था उसमें ये आया था। हाँ ये आया था, ये तो पिछले चैप्टर 2 में बिल्कुल आया था, बिल्कुल आया था, ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी के अंदर आया होगा, ठीक है। तो चीजें बहुत सारी कनेक्टेड है, हम लोग कल इसका इंपॉर्टेंस आगे देखेंगे। टाइम वही से 3:30। हाँ टाइम वही